दोस्तों, किसी को भी खुद से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा और खुद से भी ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, यह हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए। हमें तभी उसका एहसास होता है जब कोई घटना घट जाती है और उसके बाद अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक जो होना था वह हो चुका होता है। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत से भी ज़्यादा किसी पर विश्वास करना खुद का ही नुकसान है। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घर का या बाहर का, अथवा अपने खास दोस्त ही क्यों ना हो। और कुछ भी गलत होने से पहले उसका सही समय पर विचार करें, ताकि भविष्य में कोई आपका नुकसान न कर पाए। यह जानेंगे हम एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था और वह राजा अपने मंत्रियों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। वह इतना विश्वास करता था कि उसकी खुद की जो रानी है उनकी बात का भी विश्वास नहीं करता था, जितना वह अपने मंत्रियों पर विश्वास करता था। अगर उनके मंत्रियों के बारे में उनकी रानी भी कुछ कहती तो वह अपनी रानी पर भी शक करने लगता। वह यह सोचने लगता है कि मंत्रियों के साथ ज़्यादा समय बिताने से रानी मंत्रियों से घृणा करती है, इसलिए रानी इन्हें बदनाम करने के लिए कुछ भी कह देती हैं। उस राजा के पास बहुत ही खजाना और धन संपत्ति थी, बहुत ही अधिक मात्रा में सोने चांदी और हीरे थे। फिर भी राजा को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि राजा अपने मंत्रियों पर बहुत ही विश्वास करता था। इसीलिए राजा को लगता था कि चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राजा को पूरा विश्वास था कि अगर कुछ भी होगा तो मेरे मंत्री संभाल लेंगे। यह सोचकर वह राजा एक दिन एक यात्रा पर चला जाता है और यात्रा खत्म करके जब राजा वापस अपने महल में आते हैं और देखते हैं कि उनका बहुत ही ज़्यादा खजाना खत्म हो चुका है। राजा के लिए यह बहुत ही अचंभे की बात थी। यात्रा शुरू करने से पहले उसका खजाना भरा हुआ था और यात्रा पे गए हुए भी उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, तो इतने समय में इतनी सारी मुद्राएं खर्च होना बहुत ही अचंभे की बात थी। जब राजा ने इसका कारण अपने प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य की सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, तो राज्य की सुरक्षा करने के लिए हमें नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी और उसी की वजह से खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे। राजा अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने मंत्री की बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया और अपने प्रधानमंत्री की बताई बात पर कोई भी जांच नहीं करवाई। अक्सर राजा की रानी समय समय पर राजा को सूचित भी करती रहती कि आपका प्रधानमंत्री सही व्यक्ति नहीं है, वह आपको धोखा दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी राजा अपनी रानी की कोई भी बात नहीं मानता था और उल्टा उसे ही बुरा समझने लगा। वह सोचता था कि प्रधानमंत्री मेरे इतने करीब है, इसी वजह से मेरी रानी को उससे जलन होती है। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि राजा अपने राज्य से बाहर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि उनका प्रधानमंत्री चोरी छिपे से मुंह ढककर निकल रहा था। यह वही राज्य था जिसका मंत्री ने राजा के सामने जिक्र किया था कि वह हम पर हमला करने वाले थे। राज्य से बाहर निकलते हुए मंत्री को राजा ने देख लिया। जब राजा ने अपने प्रधानमंत्री को देखा तो उन्होंने सीधा अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मंत्री, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे दुश्मन राज्य से आप चोरी से बाहर क्यों निकल रहे हैं? इसका मतलब मैं क्या निकालूं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो? मंत्री अपने राजा को देखकर पूरी तरह से चौंक उठा और उसने स्थिति को संभालते हुए राजा से कहा कि महाराज, यह राज्य हम पर हमला करने वाला था और मेरा मंत्री होने के नाते यह फर्ज बनता है कि मैं जासूसी करके यह पता लगाऊं कि हम पर किस तरह और कब हमला करने वाले हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप मुझे गद्दार समझ रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य पर निछावर कर दिया है
उसका बदला, उसका परिणाम मुझे गद्दार के रूप में प्राप्त हो रहा है। मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। और यह कहकर वह मंत्री राजा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मंत्री को रोता देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम जैसे वफादार आदमी पर शक किया। हमें गर्व है कि आप जैसे व्यक्ति हमारे मंत्री हैं, लेकिन जासूसी करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए बहुत से ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिए आगे से तुम कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं जाओगे। इसके लिए तुम किसी नए सैनिक को चुन सकते हो। तुम्हें हमारे राज्य में रहकर राज्य को संभालना होगा। इस घटना के बाद राजा का विश्वास अपने मंत्री पर और भी ज़्यादा अटूट हो गया। अब वह छोटी से छोटी बात में भी अपने मंत्री की राय लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। उनके दुश्मन पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर अचानक हमला कर दिया। इन लोगों को तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिला और परिणाम यह हुआ कि राजा युद्ध हार गया और राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मज़े की बात यह थी कि वह प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं भागा, वहीं पर रुका रहा। जब राजा ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आप चले जाइए, मैं आपकी रक्षा मरते दम तक करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन आपका जाना जरूरी है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो अपने राज्य को वापस जरूर पाएंगे। और यह कहकर वह प्रधानमंत्री उस राज्य में रुक गया और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जंगल में भाग गया। अब राजा अपना समय भिक्षुओं के साथ बिताने लगा था। एक दिन राजा को पता चला कि उस राज्य का राजा उसका प्रधानमंत्री बन चुका है। मतलब वह प्रधानमंत्री उस राजा की जगह ले चुका था। उसने राज्य अपने अधीन कर लिया था। राजा को अब भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ चलकर उसके राज्य को हड़प लिया गया है। उल्टा राजा तो उल्लास और उत्साह से भर गया कि उसके मंत्री ने उसका राज्य वापस हासिल कर लिया है। वह उत्साहित होकर वहां से उठकर अपने गुरु बुद्ध के पास उन्हें यह खबर बताने के लिए पहुंचा और गुरु को शुरू से लेकर आखिर तक अपने प्रधानमंत्री की सारी बात बता दी। राजा की पूरी बात सुनने के बाद गुरु को जरा भी वक्त नहीं लगा। गुरु तो आखिर गुरु होता है, उनसे क्या बात छिप सकती है। गुरु ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राजन, जो बात आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि यह बात ऐसी ही है। इसको सुनने के बाद तुम्हारा दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। जिसे तुम अपना वफादार समझ रहे हो उसी आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो, लेकिन चाहो तो तुम इसकी जांच खुद कर सकते हो। किसी को भेजकर यह पता लगा सकते हो कि वह प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य के राजा से मिला हुआ था। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मुझे गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सही निकलती है तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद दुनिया में तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को राज्य में भेजा और अपने प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंचाई। वह सैनिक यह खबर लेकर गया था कि राजा अपने प्रधानमंत्री से बहुत खुश है। प्रधानमंत्री ने यह राज्य वापस ले लिया और इसके लिए उसे बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। राजा जल्द ही अपने राज्य में वापस लौटेंगे और अपने राजपाट को संभालना चाहते हैं। यह सुनकर वह प्रधानमंत्री आग बबूला हो गया। वह खुद राजा की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में भरकर उस सैनिक को कहा कि तुम्हारे राजा को इस राज्य में घुसने की भी इजाज़त नहीं है। अगर वह कहीं भी इस राज्य में दिखाई दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह बात अपने राजा को अच्छी तरह से समझा देना। जब वह सैनिक अपने राजा के पास वापस पहुंचा और राजा ने उसकी बात सुनी तो राजा को विश्वास हो गया कि जो बात गुरु उसे बता रहे थे वह बात पूर्ण रूप से सत्य थी। इसीलिए वापस वह गुरु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर राजा ने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा। मैंने किसी का विश्वास नहीं किया क्योंकि वह आदमी मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था।
मुझे पता ही नहीं चला कि वह आदमी मुझे धोखा दे रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं मूर्ख उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन समझता रहा। काश मैंने अपनी रानी की बात मान ली होती और उसी समय निर्णय ले लिया होता, तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन गुरुवर, जो हुआ सो हुआ। भविष्य में मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे मुझे कोई भी धोखा न दे सके। फिर गुरु ने राजा की पीठ थपथपाते हुए कहना शुरू किया कि हमें धोखा तभी मिलता है जब हम हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और हद से ज़्यादा विश्वास करने से हम अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं। ना तो हम अपनी आंखों से सत्य को देखना चाहते हैं और न अपने कानों से सत्य को सुनना चाहते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीदें इंसान से करते हो और शिकायत भगवान से करते हो। गुरु ने आगे कहा कि जो धोखा इंसान के साथ हो चुका है वह तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन धोखा होने से पहले धोखेबाज लोगों से हम सतर्क और सावधान रह सकते हैं। विश्वासघाती व्यक्ति की कुछ निशानियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। धोखेबाज व्यक्ति आपके दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करता है, आप पर अपना विश्वास कायम करना चाहता है। वह नाना प्रकार के तरीके अपनाता है। सबसे पहले आपके करीब आने के लिए, आपसे नज़दीकियां बनाने के लिए वह आपको यह दर्शाता है कि उसके दुश्मन भी वही हैं जो आपके हैं, या फिर उसका भी लक्ष्य वही है जो आपका है। कुल मिलाकर वह आपको यह दिखाना चाहता है कि उसकी विचारधारा भी वही है जो आपकी है, ताकि आप दोनों के बीच नज़दीकियां पनप सकें। फिर धीरे धीरे अपने विश्वास के घेरे में आपको लेने के लिए वह कुछ ऐसी चाल चलता है कि आपको विश्वास हो जाता है कि यह मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। उदाहरण के लिए वह आपके लिए कुछ ऐसा काम कर देगा जो अमूमन हमारे दोस्त भी हमारे लिए नहीं करते। आपको बड़ा विचित्र लगेगा, जिस इंसान से मिले आपको थोड़ा वक्त हुआ है वह आपके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा और आप सोचेंगे कि यह इंसान बहुत अच्छा है, यह विश्वास के लायक है, यह मेरा मित्र हो सकता है। याद रखना, अगर कोई हद से ज़्यादा अच्छाई दिखा रहा है तो इसमें भी कुछ रहस्य या लालच छिपा हो सकता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसकी जांच अपने तरीके से करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास उस पर बनने लगता है, वैसे वैसे वह आपकी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेने लगता है। वह आपको यह दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ आपकी सलाह, आपकी राय आपके काम करने के लिए भी नहीं लेगा। और अगर मान लो किसी दिन आपने उसकी कोई गलती पकड़ भी ली, कुछ मक्कारी या धोखेबाजी पकड़ भी ली, तो भी लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। वह अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, वह आपके साथ बहस भी नहीं करेंगे, यह भी नहीं दर्शाने की कोशिश करेंगे कि यह गलती उनसे किस वजह से हो गई। उनकी बातें बड़ी मीठी होती हैं, वह आपके दिल में घर कर जाती हैं। वह आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी कमजोरी बताने की बजाय आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे। और याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सामने आपकी कमजोरियां गिनवाए, ना कि आपके सामने आपकी बड़ाई के पुल बांधे। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही आप में सुधार कर सकती है। धोखेबाज लोगों की बातें इतनी मीठी होती हैं कि अगर वह आपको धोखा भी दे दे और आपको पता भी चल जाए, तो भी आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप विश्वासघाती व्यक्ति के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको उससे बाहर निकलना होगा। उसने आपको धोखा दे दिया, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज ही उसका साथ छोड़ दो। उस पर विश्वास मत करो, वरना भविष्य में वह इससे भी बड़े धोखे देगा। उसको आपकी कमजोरी पता चल चुकी है। उसको पता चल चुका है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, और वह पूरी तरह से आपको अपने अधीन कर लेगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरु ने आखिरी संदेश राजा को दिया कि सचेत अवस्था में रहने के बाद आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। हमारी संवेदनाएं हमें दूसरे से जोड़ देती हैं और हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं।
लेकिन अगर हम अपनी संवेदनाओं से दूर हटकर निष्पक्ष होकर किसी आदमी को देखेंगे तो हम सत्य को देख पाएंगे। दोस्तों, किसी से भी इमोशनली अटैक होना अच्छी बात है, लेकिन उसे इमोशनल अटैचमेंट फैसला लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने फैसले लो, लेकिन विदाउट अटैचमेंट के। राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश मुझे यह सीख पहले मिल गई होती तो आज मेरे साथ यह विश्वासघात नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें समय से ही मिलती हैं। अगर यह बातें मुझे पहले पता होती तो शायद मुझे उनकी कदर भी नहीं होती। लेकिन आज यह सीख पूरी तरह मेरे मन में बैठ चुकी है और भविष्य में मैं इन सीखों को अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखूँगा, ताकि कोई भी मुझे कभी धोखा न दे सके। और उसके बाद राजा वहाँ से वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।